फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड बेटा उनको जो है ना वो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जो है ना वो बेटा जो है ना वो इशू करता है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को। इसके लिए बेटा जो जरूरी चीजें हैं वो जुबानी में कुछ आपको गिनवा देता हूँ। सबसे पहले तो बेटा उसका ऑब्जेक्टिव्स है, उसका पर्पस है कि कोई भी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो किस मकसद के लिए बनाई गई है। तो पर्टिकुलरली बेटा उसका जो पर्पस है वो चैरिटेबल होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। वो मेडिकल के शोबे के रिलेटेड भी हो सकती है, एजुकेशनल भी हो सकती है, अदर भी किसी भी आप सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को असिस्ट करने के लिए कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो बेटा बनाई जा सकती है। जोनल कमिश्नर उसको बेटा फॉर स्पेसिफिक पीरियड जो है ना उसको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जो है ना वो इशू करेगा। इसमें एक चीज बेटा बड़ी क्लियर है कि वो एग्जेम्पशन उसको इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, जो विद होल्डिंग टैक्स की प्रोविजंस हैं वो बेटा उसके ऊपर पूरी लागू होंगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर उस एनजीओ ने किसी बड़े लेवल पर अपने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं जिनकी सैलरी टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है, तो वो बेटा जब उनको पेमेंट करेगी, उनको सैलरी डिस्पर्स करेगी, तो उसके ऊपर वो बेटा विद होल्डिंग टैक्स की जो है ना वो कटौती करेगी अपनी, यानी विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स भी वो रेगुलर जमा करवाएगी और विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन भी करेगी। विद होल्डिंग टैक्स की बेटा डिडक्शन की कोई एग्जेम्पशन जो है ना वो एनजीओज को या एनपीओज को बेटा नहीं होती। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने जेन में रखना है कि जब भी कोई एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाएगा तो उसकी प्रीवियस ईयर्स की जो होल्डिंग स्टेटमेंट्स हैं वो उनको बेटा एग्जामिन किया जाएगा। नेक्स्ट बेटा डेफिनेशंस, ये दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं बेटा नॉन रेजिडेंट पर्सन की। नॉन रेजिडेंट पर्सन मींस पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर्स इफ द पर्सन इज नॉट रेजिडेंट फॉर दैट ईयर्स। ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का बेटा एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर किसी भी टैक्स ईयर में कोई पर्सन मोर देन 182 डेज इन वन फाइनेंशियल ईयर्स अगर वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो वो बेटा रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। मोर देन 182 डेज, ये बेटा जेन में रखना है। अगर वो लेस देन 182 डेज है, यानी अब हम जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया बेटा टैक्स ईयर का कंसेप्ट है कि 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक अगर किसी भी टैक्स पेयर की कोरिस्पोंडेंस चल रही हैं तो वो ये क्लेम करता है कि जी मैं तो इस पर्टिकुलर ईयर्स में वैसे ही नॉन रेजिडेंट हूँ। नॉन रेजिडेंट मींस मैं आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ, मैंने तो यहाँ पर बिजनेस ही नहीं किया। तो हम बेटा उसके पासपोर्ट से, इमिग्रेशन से उसकी एग्जिट और एंट्री को देखा जाएगा कि अगर उसका कम्युलेटिव पीरियड यानी एग्रीगेट नंबर ऑफ डेज आर लेस देन 182 डेज तो वो बेटा फिर नॉन रेजिडेंट जो है ना वो कंसिडर होगा। तो नॉन रेजिडेंट के लिए फिर उसकी टैक्स ऑब्लिगेशंस जो है ना वो डिफरेंट हो जाएंगी। तो ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए आपने बेटा एक बेंच मार्क जेन में रख लेना, वो बेटा बेंच मार्क है 182 डेज इन एग्रीगेट इन वन टैक्स ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर्स, एक फाइनेंशियल ईयर्स में वो बेटा आप काउंट करेंगे, यानी 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक बेटा वो नॉन रेजिडेंट का मतलब ये होगा। अगर वो लेस देन 182 डेज हैं तो वो बेटा नॉन रेजिडेंट होगा, अगर मोर देन 182 डेज है तो वो बेटा रेजिडेंट पर्सन बन जाएगा। आगे बेटा है नॉन रेजिडेंट पर्सन मींस पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज नॉट ए रेजिडेंट पर्सन फॉर दैट ईयर। सिंपल बात है जो जुबानी आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बेटा नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर मींस अ टैक्स पेयर हु इज ए नॉन रेजिडेंट पर्सन। जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा डेफिनेटली वो नॉन रेजिडेंट बेटा टैक्स पेयर भी वही होगा। यानी अगर उसका एग्रीगेट स्टे इन पाकिस्तान इज लेस देन 182 डेज तो वो बेटा फिर नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर कहलाएगा। आगे बेटा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ये बेटा जो आजकल ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है उसके रिलेटेड है। मींस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म run by e-commerce entity over an electronic network that acts as a facilitator in transactions that occur between a buyer and a seller।
कि आजकल बेटा जो ऑनलाइन ई कॉमर्स के जरिए बिजनेस हो रहा है उसको बेटा ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है ना वो हम कहेंगे, जिसमें ऑनलाइन मार्केट प्लेस का काम सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेशन है बिटवीन बायर एंड सेलर है। आगे बेटा डेफिनेशन है ओरिजिनेटर की, मींस ओरिजिनेटर एज डिफाइंड इन द एसेट बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन रूल्स 1999। ये बेटा डेफिनेशन है, सिंपल सी, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओरिजिनेटर की बेटा डेफिनेशन है, मींस ओरिजिनेटर एज डिफाइंड इन द एसेट्स बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन रूल्स 1999। नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन है पाकिस्तान सोर्स इनकम, मींस पाकिस्तान सोर्स इनकम एज डिफाइंड इन सेक्शन 101। इसमें बेटा वो जो सेक्शन 101 का हवाला दे रहा है, ये बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़हन में रखना है कि पाकिस्तान सोर्स इनकम मींस पाकिस्तान सोर्स इनकम एज डिफाइंड इन सेक्शन 101। आगे नेक्स्ट बेटा है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का बेटा मतलब ये है कि कोई ऐसा बिजनेस जो जिसका मेन ऑफिस यहाँ पर परमानेंट एस्टेब्लिश्ड है, या वो एज ए कोई फ्रेंचाइज के तौर पर भी अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो वो भी बेटा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आएगा। सिंपल इसकी मीनिंग ये है। अब जो बेटा वर्ड्स है उसको हम जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं। 41 हमारी डेफिनेशन है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट in relation to a person means a fixed place of business through which the business of a person is wholly or partly carried on and includes बेटा कौन कौन सी चीजें हैं, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, प्रीमिसेस फॉर सॉलिसिटिंग ऑर्डर्स, वेयर हाउस, परमानेंट सेल्स, एग्जीबिशंस एटसेट्रा। वो बेटा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो आवाज क्लियर नहीं आ रही जी बेटा। सर ये कुछ बच्चों ने ना माइक ऑन किए हुए हैं तो डिस्टॉर्शन आ रही है थोड़ी आपकी आवाज। तो वो बेटा उनसे रिक्वेस्ट, बेटा जिन स्टूडेंट्स ने अपने माइक बेटा म्यूट किए हुए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली बंद कर लें ताकि फिर दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो। किसी का बेटा क्वेश्चन होगा तो वो काइंडली आपने नोट कर लेना, उसको हम आखिर में जरूर जो है ना वो क्वेश्चन आंसर का एक बेटा सेशन जरूर रखेंगे ताकि आपकी जो क्वेरीज हैं वो बेटा साथ साथ जो है ना वो डिस्कस होती जाए। सर क्या वीडियो चल रही है? वीडियो मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ नहीं, वीडियो का बेटा आज इशू बना है, वो मेरी बात हुई है कोऑर्डिनेटर से, वो कह रहा था कि सर कोई प्रॉब्लम है तो कल हम इसको बेटा टाइमली इंशाल्लाह हल कर लें। ठीक है सर, ओके ओके। ये बेटा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं इन रिलेशन। इसका मतलब बेटा ये कि अगर कोई परमानेंट बिजनेस आपका यहाँ पे एस्टेब्लिश है और वो सेल परचेज में, वेयर हाउस में, स्टोरेज में, किसी भी एक्टिविटी में बेटा इन्वॉल्व है तो वो एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बेटा कहलाएगी। अगर बेटा कोई माइन का या गैस एक्सट्रैक्शन का कोई प्लांट लगा हुआ है तो वो भी बेटा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ही कहलाएगा। और अगर कोई एग्रीकल्चर का या फॉरेस्ट्री का कोई बेटा रिलेटेड कोई बिजनेस है तो वो भी बेटा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ही कहलाएगा। ये सिंपल सी बेटा डेफिनेशन है, इसमें कोई मतलब इतनी कंफ्यूजन वाली चीज जो है ना वो बेटा नहीं है। नेक्स्ट बेटा इसको आपने रीड करना। नेक्स्ट बेटा हमारी डेफिनेशन आएगी पर्सन की। पर्सन मींस एन इंडिविजुअल्स बेटा ए कंपनी or association of persons incorporated, formed, organized or established in Pakistan or elsewhere। अब बेटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पर्सन का मतलब क्या होगा? पर्सन मींस बेटा एन इंडिविजुअल होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको बेटा ज़हन में बिठाना है आप। सर ये अभी भी डिस्टॉर्शन आ रही है किसी की तरफ से, काइंडली आप रिक्वेस्ट कर दें इनसे सर। ये बेटा मेरी सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बेटा अपने आप को जो है ना वो अनम्यूट बेटा आप करेंगे ना तो फिर ही वो वॉइस वाला इशू जो है ना वो हमारा हल होगा। गुलाम शबीर माइक बंद करें सर, आप लोग खुद बंद कर दें इनके। मेरा ख्याल हफीजुल्लाह मेंगल सर ये आपकी तरफ से आ रही है, कोई शायद कोई पंखा चल रहा है या कोई ऐसी चीज चल रही है, ये मेरे ख्याल सर आपके पास से आ रही है डिस्टॉर्शन।
पर्सन की बेटा डेफिनेशन जो है ना, ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर्सन की डेफिनेशन जो है ना, जी पर्सन की डेफिनेशन बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर्सन बेटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पर्सन मींस बेटा इंडिविजुअल है, एक कंपनी है, और बेटा एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड फार्म्ड ऑर्गेनाइज्ड आर एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान आर एल्सवेयर। तो ये बेटा इसमें पर्सन मींस बेटा इंडिविजुअल्स भी है, कंपनी भी है, और बेटा एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं। ये तीनों बेटा आएंगे पर्सन की डेफिनेशन में। उसके अलावा बेटा फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, ए पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट आर पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये बेटा सारी एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये बेटा पर्सन की डेफिनेशंस में आती हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सारे लोग काइंडली अंडरलाइन कर लें कि हु इज पर्सन। पर्सन मींस बेटा इंडिविजुअल्स है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं, और कंपनी है। और आगे बेटा फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट आर पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट आर पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेटा पर्सन जो है ना वो कहलाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारी डेफिनेशन है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स की। ये बेटा वो बिजनेस एक्सपेंडिचर्स हैं जो आपको अलाउ होते हैं एज ए एक्सपेंडिचर्स बिफोर प्रॉपर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी। यानी प्रॉपर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले जो बेटा आप ट्रायल प्रोडक्शन करेंगे, तो वो बेटा जो ट्रायल प्रोडक्शन की हद तक जितने आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो बेटा प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है ना वो कहलाएंगे। अब हम इसको पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर मींस एनी एक्सपेंडिचर्स incurred before the commencement of a business wholly and exclusively to drive income chargeable to tax, including the cost of feasibility studies, construction of prototype, and trial production activities, but shall not include any expenditures which is incurred in acquiring land or which is depreciated or amortized under section 22 or 24। इसमें बेटा जो ट्रायल प्रोडक्शन के हवाले से एक्सपेंडिचर्स हैं वो बेटा आपके प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। लेकिन नीचे उसने एक्सक्लूजन डाल दिया बेटा, वो एक्सक्लूजन कौन सी है? वो एक्सक्लूजन बेटा ये है कि अगर कोई एसेट्स जिसकी डेप्रिसिएशन आपको अलाउ है, या आपने कोई बेटा लैंड एक्वायर की है, तो वो एक्सपेंडिचर्स आपके प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन है हमारी प्रिंसिपल ऑफिसर्स की। प्रिंसिपल ऑफिसर्स यूज्ड विद रेफरेंस टू ए कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्संस इंक्लूड्स a director, manager, secretary, agent, accountant or any similar officer and any person connected with the management or administration of the company। यानी जो बेटा मेन एक्टिंग पर्सन होगा ऑन द बिहाफ ऑफ एनी कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्संस, तो वो बेटा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफिसर्स, जो उसके मैनेजमेंट के अफेयर्स को जो है ना वो मतलब देख रहा है। हाँ ये बेटा 2 मिनट हम थोड़ी ब्रेक करेंगे, अजान आ रही है। ओके सर।
जी नेक्स्ट बेटा एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी प्राइवेट कंपनी की ना बेटा। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी दैट इज नॉट ए पब्लिक कंपनी। अब आपके जिन में बेटा क्वेश्चन आएगा कि हु इज पब्लिक कंपनी, तो बेटा पब्लिक कंपनी वो है जिसके शेयर मोर देन 50% मिनिमम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। तो जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो फिर आपकी होगी प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में ये डिफरेंस जो है ना, ये बेटा आपके ज़हन में जो है ना वो लाजमी होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी दैट इज नॉट ए पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी मीन्स क्या है बेटा, whose share minimum 50% or more than 50% are owned by government of Pakistan, that is called public company। तो नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन है प्रॉफिट ऑन डेट की, ये लोन की कंटेक्स्ट में आता है, इसको हम पहले भी जो है ना वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये बेटा दोनों कंटेक्स्ट में जो है ना वो मतलब जो लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट की शक्ल में देते हैं वो बेटा प्रॉफिट ऑन डेट कहलाता है। That is loan, and profit on debt means what we pay in lieu of interest on our loan is called बेटा profit on debt। ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब आप किसी भी बिजनेस के बेटा एक्सपेंडिचर्स को काउंट करते हैं तो जो प्रॉफिट ऑन डेट की शक्ल में आपके बेटा एक्सपेंडिचर हुए होते हैं तो वो आपको अलाउ होते हैं फॉर बिजनेस पर्पस। हमने एग्जांपल दी थी पिछली दफा राइस के बिजनेस की कि जब बेटा राइस वाले ये अक्टूबर नवंबर में राइस मिल्स वाले ये बेटा अपनी परचेजेस शुरू करते हैं तो ये फिर कमर्शियल बैंक से बेटा लिमिट्स लेते हैं। लिमिट्स मींस वो मतलब लोन की इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें ये अपना एसेट्स वगैरह प्लेज करवा के तो लोन लेते हैं। उस लोन वाली अमाउंट से बेटा ये फिर मार्केट में जो है ना वो परचेज और सेल करते हैं अपनी। तो उसके उस लोन के ऊपर जो ये इंटरेस्ट देते हैं तो वो बेटा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन डेट है। दैट इज मतलब अलाउएबल एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस ना, ये चीज है। अच्छा नेक्स्ट बेटा वो पब्लिक कंपनी है, उसकी हम पीछे डेफिनेशन आपको कंपैरिजन में बता चुके हैं कि a company in which not less than 50% of the shares are held by the federal government or provincial government, तो ये बेटा पब्लिक कंपनी होगी। ये डेफिनेशन आपके जो है ना वो थोड़ी सी ज़हन में होनी चाहिए, इसको डिटेल से पढ़ना है, अंडरस्टैंड भी करना है। आगे नेक्स्ट बेटा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड means a provident fund recognized by the commissioner in accordance with part 1 of the 6th schedule। ये बेटा जैसे एन्युटी फंड था, सुपर एनुएशन फंड था किसी भी जो है ना वो कंपनी का, ऐसे ही बेटा ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है कि जिसको कमिश्नर अप्रूव करेगा इन अकॉर्डेंस विद पार्ट 1 ऑफ दी 6th शेड्यूल। उसके अंदर बेटा उसका क्राइटेरिया दिया गया होगा, जो अप्रूव्ड होगा वो ही उसकी बैलेंस शीट में किसी भी जगह पर उसके हेड में अगर उन्होंने कोई एक्सपेंडिचर्स बेटा शो करने हैं, कोई अपने एम्प्लॉइज की डिडक्शन शो करनी है, तो जो बेटा अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड होगा उसी के अंदर ही वो उसकी डिडक्शंस जो है ना वो बेटा अलाउ होंगी। नेक्स्ट बेटा रेंट है। रेंट मींस रेंट एज डिफाइंड इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 एंड इंक्लूड्स एन अमाउंट ट्रीटेड एज रेंट अंडर सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये बेटा सेक्शन 15 और 16 ये हमारे सिलेबस में भी शामिल है, और आज मेरा दिल तो है कि आज हमने थोड़ा सा सिलेबस जो है ना वो शुरू कर देना। बेशक हमने आज एक ही डेफिनेशन पढ़ी ना, तो ये रेंट बेटा सिंपल वही है कि जो आप कोई भी प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल और बिजनेस पर्पस के लिए बेटा हायर करते हैं, तो जो दो बेटा टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक लैंडलॉर्ड की एक लेसी की। लैंडलॉर्ड है ऑनर ऑफ बिल्डिंग और लेसी है जो बेटा किरायादार है। उनके दौरान जो बेटा एक एग्रीमेंट होता है कि जी मंथली हम इतनी लमसम जो है ना वो पेमेंट आपको देंगे, तो ये वो रेंट वाला एक एग्रीमेंट है कि फॉर मतलब टेम्परेरी रेजिडेंस उब्लिक फॉर टेम्परेरी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने किसी की बिल्डिंग को हायर करना है फॉर स्पेसिफिक पीरियड, तो वो बेटा जो आप उसको मंथली या एनुअली जो भी आपका रेंट डीड बन जाता है
उसमें जो आप उसको पेमेंट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड रेंट। तो वो रेंट का एक्सपेंडिचर्स जो है ना ये भी बेटा बिजनेस की शक्ल में आएगा। जो लेसी है उसका ये बिजनेस की शक्ल में आएगा, और बेटा जो लैंडलॉर्ड है, जो ऑनर ऑफ दैट बिल्डिंग है, उसकी जो रेंट की इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंसीडर होगी। ये चीज ज़हन में रखनी है कि जो लैंडलॉर्ड है बेटा, जो लैंडलॉर्ड है, ऑनर है किसी भी बिल्डिंग का, फॉर एग्जांपल XYZ आप में से बेटा एक स्टूडेंट है, उसकी एक कोई कमर्शियल एरिया में शॉप है बेटा, उसकी फैमिली की इनहेरिटेड है। तो जब आप बेटा उसको किसी भी पर्सन को दे देते हैं, किसी फर्म को दे देते हैं, या किसी इंडिविजुअल्स को दे देते हैं, या बेटा आप किसी कंपनी को दे देते हैं, तो जो आप उनके साथ बेटा रेंट डीड साइन करेंगे, आपकी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंसीडर होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप उसका 1 लाख रुपया माहाना रेंट वसूल कर रहे हैं, किसी अच्छी लोकेशन में शॉप है, किसी मुनासिब साइज की, 3 मरला की, 4 मरला की, तो वो बेटा आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शुमार होगी कि ये 12 लाख रुपया आपको सालाना उस प्रॉपर्टी से इनकम आई है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की ये एक कैटेगरी में वो आपकी जो रेंटल इनकम है वो बेटा उसमें चली जाएगी। और जो उस शॉप के ऊपर बिजनेस कर रहा है वो बेटा जो आपको 1 लाख रुपया माहाना रेंट पे कर रहा है, वो बेटा उसके रेंट के एक्सपेंडिचर्स में जाएगा कि जी ये मेरी टोटल इतनी सेल हुई है, उसमें मेरे इतने बिजली के अखराजात हैं, इतना मेरा शॉप का किराया है, इतने मैंने 2-3 मुलाजम रखे हुए हैं ऑफिस बॉय के तौर पर, एक वॉचमैन है उसकी सैलरी है, ये बेटा सारे अखराजात जो है ना वो उसके उस हेड में जाएंगे। तो ये रेंट में ये चीज बेटा एक थोड़ी ना इम्पोर्टेंट आपने रेंट की डुअल ट्रीटमेंट होगी बेटा। ये लस्सी सर ये लैंडलॉर्ड के एक बेटा लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, जो बेटा उसका रेंट वसूल कर रहा है उसकी वो आमदन होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी उसकी होगी। और जो बेटा लेसी है, जो यानी किरायादार है, उसका बेटा वो बिजनेस एक्सपेंडिचर जो है ना वो शुमार होगा जी। नेक्स्ट बेटा है रिपील्ड ऑर्डिनेंस, मींस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 है। ये डेफिनेशन तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेटा अभी जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 चल रहा है, इससे पहले जो बेटा हमारा नॉर्मल लॉ का ऑर्डिनेंस था वो 1979 का था। जब ये 2001 का ऑर्डिनेंस बेटा इन फील्ड आया तो वो डेफिनेटली पुराना ऑर्डिनेंस जो है ना वो रिपील हो गया, अब उसको हम रिपील्ड ऑर्डिनेंस कहते हैं 1979 का बेटा। अच्छा आगे बेटा डेफिनेशन है हमारी रेजिडेंट कंपनी की। ये बेटा वो रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट कंपनी की वो मिलते जुलते बेटा कंसेप्ट हैं। रेजिडेंट कंपनी मींस अ कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी फॉर ए टैक्स ईयर्स if it is incorporated or formed by or under any law in force in Pakistan। अगर वो बेटा पाकिस्तान के किसी कानून के तहत वजूद में आई है तो वो रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। The control and management of the affairs of the company is situated wholly in Pakistan at any time in the year, or it is a provincial government or local government in Pakistan। अब बेटा इसमें 3-4 पॉइंट्स आ गए बेटा रेजिडेंट कंपनी में। पहली तो बेटा ये है कि वो पाकिस्तान के किसी भी कानून के तहत बेटा वो इनकॉर्पोरेट हुई है। नंबर 1 कंडीशन ये है कि वो रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। दूसरी बेटा ये है कि उसकी मैनेजमेंट और जो कंट्रोल है उस कंपनी के अफेयर्स का, वो बेटा होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। कि इसके लिए बेटा वो 182 डेज वाला जरूरी नहीं है, इसके लिए बेटा पूरे साल में किसी भी टाइम में अगर उसके मैनेजमेंट के जो अफेयर्स हैं वो बेटा पाकिस्तान के अंदर रेगुलेट हो रहे हैं, मैनेज किए जा रहे हैं, तो बेटा दैट इज कॉल्ड रेजिडेंट कंपनी। उसके अलावा बेटा ये है कि अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट है तो वो भी बेटा रेजिडेंट कंपनी कहलाती है।
ठीक है। अब बेटा इसमें मतलब एमसीक्यूज में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट जो है ना, वो बेटा एग्जामिनर जो है ना वो पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट बेटा है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की डेफिनेशन। मीन्स एन इंडिविजुअल्स शैल बी ए रेजिडेंट इंडिविजुअल्स फॉर ए टैक्स ईयर्स if the individual is present in Pakistan for a period or periods amounting in aggregate to 183 days more in the tax years। ये बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं कि 182 डेज का बेटा थ्रेशोल्ड है। अगर उससे एक दिन भी ज्यादा कोई इंडिविजुअल्स बेटा रहा है पाकिस्तान के अंदर तो वो बेटा कहलाएगा कि जी ये जो है ना वो रेजिडेंट है बेटा। 183 लेकिन days सर in one excuse me, financial years बेटा। हाँ जी बेटा। सर इसमें तो 183 डेज है, तो हम 183 डेज को कंसीडर करें। नहीं बेटा मैं यही कह रहा हूँ ना कि 182 डेज बेटा बेंच मार्क है। 182 डेज से ऊपर एक दिन भी होगा तो वो बेटा 183 डेज बन गया ना। अगर वो बेटा 183 डेज है इन वन टैक्स ईयर में अगर कोई इंडिविजुअल्स बेटा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो वो बेटा दैट इज कॉल्ड रेजिडेंट। ये बेटा सर डेफिनेशन। जो सर जो जी बेटा। 182 डेज रह के मतलब लास्ट दिन अगर वो चला जाएगा तो फिर वो नहीं होगा रेजिडेंट। सॉरी बेटा दोबारा पूछना। मतलब सर जो 182 दिन रह के 182वें दिन चला जाए वो फिर वो हाँ जी। फिर वो नहीं होगा रेजिडेंट। वो बेटा 182 तक वो नॉन रेजिडेंट है बेटा। जब वो 183 डेज में स्टे में चला जाएगा, अगर बेटा 183 डेज उसका स्टे बनता है इन वन टैक्स ईयर में तो वो बेटा रेजिडेंट इंडिविजुअल्स कहलाएगा। अगर 182 डेज तक वो बेटा चला जाता है आउट ऑफ कंट्री या उसका 2 दफा वो आया है, फॉर एग्जांपल हम मिसाल देते हैं कि बेटा इसका टैक्स ईयर शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2020 से लेकर बेटा 30 जून 2021 तक। फॉर एग्जांपल बेटा वो 5 जुलाई को आया है और वो 5 सितंबर को बेटा फिर वापस चला गया है, यानी पहले उसका बेटा 60 डेज का स्टे है, फिर बेटा वो 5 सितंबर को चला गया, फिर वो 2-3 महीने बाद आप कैलेंडर सामने रख के बेटा एक चार्ट बनाएंगे। अगर 2-3 महीने बाद फिर वो वापस पाकिस्तान में आ गया है तो 30 जून तक बेटा जो पाकिस्तान के अंदर उसका स्टे है, आप बेटा उसकी जो इमिग्रेशन शीट है, जो पासपोर्ट के ऊपर बेटा उसकी एग्जिट और एंट्री की स्टैंप लगी होती है, वहां से आप बेटा उसका कैलकुलेट करेंगे एक पीरियड ना कि उसकी एग्जिट कब की है, उसकी एंट्री कब की है। वो मिला के अगर बेटा पूरे 1 ईयर्स में यानी 1 टैक्स ईयर में 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक अगर बेटा उसका स्टे 183 डेज बनता है तो दैट इज कॉल्ड रेजिडेंट इंडिविजुअल। उसने बेटा रिटर्न भी देनी है, उसने वेल्थ स्टेटमेंट भी देनी है। अगर उसका बेटा ये ऑडिट के दौरान जब हम असेसमेंट करते हैं उस वक्त जी बेटा ऑडिट के दौरान भी बेटा, और अगर उसने कोई बेटा इन्वेस्टमेंट की है तब भी। हाँ जी ठीक है। ये जब आप 114 सेक्शन बेटा पढ़ेंगे ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिसके अंदर ये जरूरी होता है कि रिटर्न किस किस ने देनी है और किस किस ने नहीं देनी, तो उसके लिए ये बेटा जरूरी होता है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है ना वो बेटा रिटर्न देगा। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए कंपलसरी नहीं है। हाँ जी। और ये बेटा आपने इन 1 टैक्स ईयर उसका बेटा एग्जिट और एंट्री से बेटा आपने जो दिन कैलकुलेट करने हैं वो 183 डेज अगर उसका स्टे बन जाता है तो दैट इज कॉल्ड रेजिडेंट इंडिविजुअल बेटा। अच्छा इसके लिए बेटा आगे, हाँ इसके लिए आगे बेटा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा, वो आपने ज़हन में रखना है। is present in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 183 days more in the tax year। Next बेटा है इसका क्लास A B is present in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 120 days or more in that in the tax years and in the 4 years preceding the
tax years has been in Pakistan for a periods amounting in aggregate to 365 days or more. अब इसमें बेटा एक कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, जो क्लास ए बी में, क्लास ए में तो सिंपल एक आ गया कि बेटा अगर उसका स्टे 183 डेज का है तो वो बेटा रेजिडेंट इंडिविजुअल्स कहलाता है। अब नेक्स्ट में बेटा आगे उसका है इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड ऑफ और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 120 डेज और मोर इन द टैक्स ईयर। अब इसमें बेटा दो कंडीशन है, एक जिस ईयर का क्वेश्चन उससे हो रहा है, फॉर एग्जांपल उसका ऑडिट है या उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, उस साल में अगर उसका स्टे 120 दिन या उससे ज्यादा है, सपोज कर लें 125 दिन है, तो सेकंड कंडीशन बेटा वो ये कह रहा है कि अगर पिछले 4 सालों में वो एग्रीगेट में 365 डेज रहा है तो तब भी वो बेटा रेजिडेंट इंडिविजुअल शुमार होगा। इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप अपने पास बेशक एक पॉइंट की शक्ल में बेटा लिख लें कि पहले क्लास ए तो बेटा क्लियर हो गया कि अगर 183 डेज का स्टे है तो वो रेजिडेंट है, ये बात क्लियर हो गई। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हम बात कर रहे हैं टैक्स ईयर 2021 की, एग्जाम्पल मैं देने लगा हूं। टैक्स ईयर 2021 में अगर वो 183 डेज स्टे उसका है तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, यहां पर तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एक और उसने कंडीशन डाली है कि अगर उसका जो क्वेश्चन टैक्स ईयर है 2021 उसमें बेटा उसका स्टे है मोर देन 120 डेज यानी 125 दिन का, हम मिसाल दे लेते हैं 125 दिन आ जाएगा टैक्स ईयर 2021 में, और पिछले जो बेटा 4 साल हैं उनमें एग्रीगेट में अगर वो 365 डेज या उससे ज्यादा पाकिस्तान में रहा है, यानी वो ऑफ एंड ऑन आता जाता रहा है, तो वो भी बेटा रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है ना वो शुमार होगा। ये एक मतलब आप समझ लें कि कैटेगरी बी आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि एक तो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स सीधा सीधा बेटा स्टे है मोर देन 183 डेज, 83 और मोर डेज। तो दूसरी कंडीशन बेटा ये है, इसको भी आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है क्योंकि ये रेजिडेंट कंपनी रेजिडेंट ये बेटा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसमें वो बाज दफा एमसीक्यूज बेटा पूछ सकता है और हैं बेटा सिंपल, इसमें कोई इतनी कंफ्यूजन वाली बात जो है ना वो नहीं है। अच्छा आगे बेटा उसने लास्ट इसमें क्लास सर सी एक है, बार दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। दोबारा बेटा रिपीट कर देते सर हैं। ये ए बी वाला Thank you. काइंडली कर दीजिए सर, ये भी वाला जी बेटा दोबारा ए बी वाला रिपीट कर देते हैं बेटा। पहली तो बेटा सिंपल ए वाली हो गई कि 183 डेज इन 1 टैक्स ईयर, वो बात बेटा क्लियर हो गई। नेक्स्ट बेटा ए बी में उसने एक कंडीशन डाल दी है कि अगर जो बेटा क्वेश्चन टैक्स ईयर है उसमें अगर उसका स्टे मोर देन 120 डेज और मोर हो, यानी एग्जांपल हम दे देते हैं कि 125 दिन है और वो टैक्स ईयर भी बेटा है 2021, टैक्स ईयर 2021 है बेटा। और दूसरी इसमें कंडीशन बेटा उसने ये डाल दिया है कि अगर प्रीसीडिंग्स 4 ईयर में उसका एग्रीगेट स्टे 365 डेज 365 दिन, यानी उसके अलावा अगर पिछले 4 सालों में बेटा वो 365 दिन से ज्यादा उसने अगर स्टे किया है पाकिस्तान में तो वो भी बेटा फिर रेजिडेंट इंडिविजुअल ही कहलाएगा। ये दो यानी कैटेगरीज जो है ना वो अलग अलग बन गई। आखिरी बेटा इसमें क्लास सी है, इज एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर्स, कि अगर बेटा कोई फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है लेकिन वो पोस्टेड बेटा आउट ऑफ कंट्री है तो वो भी बेटा रेजिडेंट इंडिविजुअल ही जो है ना वो शुमार होगा।
नेक्स्ट बेटा आगे डेफिनेशन है रेजिडेंट पर्सन्स की, मीन्स अ पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर्स इफ द पर्सन इज रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एओपी फॉर द टैक्स ईयर्स आर द फेडरल गवर्नमेंट। आगे बेटा नीचे वो जो है ना रेजिडेंट टैक्स पेयर्स की डेफिनेशन है, मीन्स अ टैक्स पेयर हु इज रेजिडेंट पर्सन, वो बेटा रेजिडेंट टैक्स पेयर, जो रेजिडेंट पर्सन है वही बेटा रेजिडेंट टैक्स पेयर कहलाएगा। आगे नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन है रॉयल्टी की। रॉयल्टी की जैसे कि मतलब एक कॉमन भी हमारी अंडरस्टैंडिंग में आता है कि रॉयल्टी बेटा एक किसी भी इंस्टीट्यूशंस को जो उसकी गुडविल के नाम पर या उसके ट्रेडमार्क की जो उसकी मार्केट में बेटा रिप्यूट है उसकी बुनियाद पे जो लमसम पेमेंट की जाती है उसको आप रॉयल्टी कहते हैं। मतलब हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग रॉयल्टी की बेटा ये है। रॉयल्टी मींस एनी अमाउंट पेड और पेएबल हूएवर डिस्क्राइब्ड आर कंप्यूटेड वेदर पीरियोडिकल और lump sum as consideration for the use of or right to use any patent, invention, design, model, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, वो बेटा रॉयल्टी जो है ना वो कहलाएगी। ये सिंपल डेफिनेशन है, इसमें बेटा कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट बेटा हमारी डेफिनेशन है सैलरी की। सैलरी मींस सैलरी एज डिफाइंड इन सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। ये हमारा जो मेन बेटा सिलेबस है उसके अंदर ये डेफिनेशंस आएंगी, टैक्सेबल इनकम की, टोटल इनकम की और सैलरी इनकम की। यहाँ पे आपने सैलरी मींस सैलरी एज डिफाइंड इन सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वो बेटा सैलरी कहलाएगी। नेक्स्ट बेटा शेड्यूल है। व्हाट इज शेड्यूल? मींस ए शेड्यूल टू दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस के अंदर हमने बेटा डिफरेंट चीजों को कैटेगराइज किया गया, मुख्तलिफ शेड्यूल्स बनाए गए हैं। तो वो शेड्यूल जो इसकी एक टिपिकल लैंग्वेज है उसका मतलब है बेटा शेड्यूल। आगे बेटा सिक्योरिटाइजेशन means securitization as defined in the asset backed securitization rules 1999 बेटा। जो asset backed securitization rules हैं 1999 बेटा वो securitization कहलाता है। नीचे बेटा शेयर है। in relation to a company includes a मुदारबा certificate and the interest of a beneficiary in a trust including units in a trust। शेयर जैसा कि बेटा लफ्ज से भी है कि किसी भी कंपनी का या मुदारबा सर्टिफिकेट का और उसके इंटरेस्ट का को जो बेनिफिशियरी का जो बेटा पोर्शन है उसको आप जो है ना वो शेयर कहेंगे। और शेयर होल्डर जो मतलब बेनिफिशियरी है जो उसका आप पार्टनर भी कह सकते हैं शेयर होल्डर को, कि जो ऑनर ऑफ शेयर है दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर। सर जी बेटा। सर मुदारबा सर्टिफिकेट क्या होता है? ये मुदारबा बेटा एक पार्टनरशिप की टाइप है बेटा। मुदारबा बेटा जो है ना ये एक पार्टनरशिप की टाइप है बेटा। जी नेक्स्ट बेटा ये है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज और स्मॉल कंपनी। ये बेटा थोड़ी इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और हैं भी आसान, इसमें बेटा मुश्किल नहीं। आगे अब हमारी डेफिनेशन इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाली हैं तो फिर आज बेटा आपका सिलेबस डिसाइड हो गया, उसको हम हल्का सा डिस्कस करेंगे। और आज हम इंशाल्लाह ताला आपका सेक्शन 9 जो है ना वो हम आज शुरू करेंगे। ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं बेटा। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मीन्स अ पर्सन हु इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग as defined in clause 4 of subsection 7 of section 153। ये बेटा 153 सेक्शन के अंदर जो डेफिनेशन है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की, ये एक तो बेटा आपने सेक्शन जेन में याद रखना है कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एज डिफाइंड इन सेक्शन 153 ऑफ द ऑर्डिनेंस। 153 सेक्शन है बेटा, उसके अंदर इसको डिफाइन किया गया है। अब उसके अंदर इसकी बेटा डेफिनेशंस हैं 2-3 कंटेक्स्ट से। पहले तो है
of this ordinance and his business turnover in a tax year does not exceed 250 million rupees, कि बेटा स्मॉल एंड मीडियम वो इंटरप्राइजेस कहलाएंगी जिनका पूरे साल में जो बेटा सेल है वो 250 मिलियन रुपीस से बेटा कम हो, उससे ज्यादा ना हो। पहली कंडीशन ये है कि डिफाइंड इन बेटा सेक्शन 153, और उसकी बेटा जो पूरे सालाना जो उसकी बेटा सेल है किसी भी स्मॉल और किसी भी इंटरप्राइजेस की, किसी भी बिजनेस की, तो वो बेटा स्मॉल और मीडियम की कैटेगरी में कहलाएगा, जिसकी 2,50,000 मिलियन रुपीस से यानी 250 मिलियन से यानी 25 करोड़ रुपए से कम अगर उसकी बेटा सालाना सेल है तो वो बेटा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो है ना वो कहलाएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ एनुअल बिजनेस टर्नओवर of a small and medium enterprises exceeds 250 million rupees, it shall not qualify as small and medium enterprises in the tax years in which annual turnover exceeds that turnover or any subsequent tax years। कि अगर उस साल में बेटा या उसके किसी भी नेक्स्ट ईयर्स में अगर उसका टर्नओवर बेटा इससे ज्यादा हो जाएगा तो वो बेटा फिर स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज नहीं कहलाएगी। यानी अगर बेटा उसका टर्नओवर 300 मिलियन हो जाता है, 30 करोड़ रुपए हो जाता है, तो वो बेटा फिर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगी। ये बेटा एम आई क्लियर बेटा? यस सर। कि अगर उसका सालाना बेटा सेल आप ज़हन में रख लेंगे कि अगर 2,50,000 मिलियन यानी 250 मिलियन से कम है बेटा तो वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज कहलाएगी। अब आगे बेटा स्मॉल कंपनी की 2-3 डेफिनेशंस हैं। स्मॉल कंपनी मींस ए कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2005 अंडर द 5 कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बेटा वो रजिस्टर हुई है कब? ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2005। नेक्स्ट बेटा क्या है कि हैज पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन रुपीज, कि उसका बेटा जो पेड अप कैपिटल है, जो उसके अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व हैं उस कंपनी के, अगर वो बेटा 50 मिलियन से कम है तो वो भी स्मॉल कंपनी कहलाएगी। कि अगर उसका बेटा जो पेड अप कैपिटल है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स हैं वो बेटा अगर 50 मिलियन से कम है तो वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी। नेक्स्ट बेटा क्या है? हैज एम्प्लॉइज नॉट एक्सीडिंग 250 एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, कि उसके बेटा जो टोटल मुलाजम हैं उनकी बेटा तादाद 2,50,000 से 2,250 से यानी 250 मुलाजमीन की बेटा एक लिमिट मुकर्रर कर दी गई है कि अगर टोटल मुलाजमीन की तादाद 250 या इससे कम है तो वो बेटा स्मॉल कंपनी है। टोटल उसका अगर पेड अप कैपिटल बेटा 50 मिलियन या इससे कम है तो वो भी बेटा स्मॉल कंपनी कहलाएगी। नेक्स्ट बेटा इसमें है आगे एक इज नॉट हैज एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन रुपीज, कि इसका जो बेटा सालाना टर्नओवर है वो 250 मिलियन से नीचे रहे तो फिर भी वो स्मॉल कंपनी जो है ना वो बेटा कहलाएगी। तीसरी बेटा इसकी क्या कंडीशन है कि इज नॉट फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग अप और द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टिंग एंड, कि वो बेटा 2 बड़ी कंपनीज को तोड़कर नहीं बनाई गई। अगर कोई बड़ी कंपनीज को बेटा तोड़कर बनाई गई है तो वो भी फिर स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। इसको मैं बेटा दोबारा रिपीट कर देता हूं आपकी आसानी के लिए कि बेटा स्मॉल कंपनी वो कहलाएगी एक तो जो
before, sorry, on or after the first day of July 2005 अंडर कंपनीज एक्ट 2017 बेटा बनी है, नंबर 1। नंबर 2, उसका बेटा जो पेड अप कैपिटल है वो अप टू 50 मिलियन रुपीज है। अगर उसका पेड अप कैपिटल बेटा 60 मिलियन है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं, बल्कि वो इस कैटेगरी को बेटा इससे ऊपर चली जाएगी। नेक्स्ट बेटा क्या है कि अगर उसके एम्प्लॉइज की टोटल तादाद 250 या उससे कम है तो वो फिर भी बेटा स्मॉल कंपनी कहलाएगी। लास्ट बेटा ये है कि अगर उसका सर ये एम्प्लॉइज जो हैं ये परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों ही होंगे? दोनों बेटा, परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों बेटा, दोनों की जो बेटा कलेक्टिव तादाद है वो बेटा 250 से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके सर। 250 से ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो बेटा स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। तो सर ये बेटा सारी ये है, कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए या इनमें से कोई एक भी फुलफिल हो तो वो स्मॉल कंपनी होगी? नहीं, ये बेटा सारी फुलफिल होंगी तो ये बेटा स्मॉल कंपनी कहलाएगी। अगर इनमें से कोई एक भी बेटा वो एक्सीड कर जाती है तो वो उस स्मॉल कंपनी की लिमिट से ऊपर चली जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल हम बेटा मिसाल ये देते हैं कि टोटल मुलाजमीन की तादाद तो बेटा 230 है, लेकिन किसी कंपनी का बेटा पेड अप कैपिटल जो है ना वो 60 मिलियन हो जाता है तो वो बेटा स्मॉल कंपनी तो नहीं कहलाएगी। अगर किसी की बेटा 2 कैटेगरीज पूरी हो रही हैं कि उसका पेड अप कैपिटल भी 45 मिलियन है, आपने टिक कर दिया, उसके टोटल मुलाजमीन की तादाद भी बेटा 225 है, ये भी आपने टिक कर दिया, लेकिन उसका बेटा जो एनुअल टर्नओवर है वो 400 मिलियन हो जाता है तो वो बेटा एक कंडीशन उसने मतलब वो उस लिमिट को क्रॉस कर गई ना वो बेटा, तो फिर उससे वो बाहर चली जाएगी। ठीक है सर। यानी आप समझ लें कि उसको डिफाइन बेटा किया गया है तीन अलग अलग बेटा पैरामीटर बनाए गए हैं। एक बेटा कैपिटल का पैरामीटर है, एक बेटा एम्प्लॉइज का पैरामीटर है कि उसके एम्प्लॉइज की तादाद कितनी है, एक बेटा उसके बिजनेस वॉल्यूम का पैरामीटर है। आप बेटा इस कंटेक्स्ट से ज़हन में रखें कि एक कंपनी का एम्प्लॉइज की तादाद तो कम है लेकिन उसका किसी वजह से अगर बिजनेस वॉल्यूम बहुत अच्छा हो गया है, वो 250 मिलियन से ज्यादा उसने सेल कर लिया है तो वो बेटा फिर स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। ये चीज है बेटा। सर पॉइंट 1 अगर दोबारा थोड़ा सा समझा दें, इनके जो रजिस्ट्रेशन है वो जरा हाँ, वो बेटा जो उसका पेड अप कैपिटल है बेटा, जो इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड होता है किसी भी कंपनी बनाने के लिए, तो वो बेटा अगर आप 250 मिलियन है तो वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी। अगर 50 मिलियन से ज्यादा है तो वो बेटा फिर स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। नहीं सर, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 2005 ऑर्डिनेंस पर है और आपने 2017। जी बेटा पूछें। जी बेटा आप क्वेश्चन पूछें। शुरू वाला पूछ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से, जो पहली लाइन लिखी हुई है ना। अच्छा ठीक है बेटा, जो पहली लाइन है उसमें बेटा के मीन्स ए कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2005 अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 कि बेटा जो भी कंपनी बनेगी वो बेटा ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2005 यानी उसके बाद किसी भी साल में बेटा बनी है, लेकिन उसकी बेटा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जो पुराना आपका कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, अब उसको इन्होंने नया नाम उसका कंपनीज एक्ट 2017 रखा गया कि यानी जो उस कंपनी की बेटा एस्टेब्लिशमेंट है वो अंडर कंपनीज एक्ट 2017 हो, यानी उसके अंदर जो कंपनीज की बेटा रिक्वायरमेंट है ना कि कंपनीज बनाने के लिए आपको ये कंडीशंस पूरी करनी होंगी। तो इसकी बेटा जो बेसिक
एस्टेब्लिशमेंट है वो बेटा अंडर कंपनीज एक्ट 2017 होनी चाहिए। कोई भी कंपनी हो बेटा, बेशक वो बेटा मीडियम साइज की है या स्मॉल साइज की है, उसकी जो बेसिक एस्टेब्लिशमेंट है वो बेटा कंपनीज एक्ट 2017 के तहत होगी। हाँ जी। नेक्स्ट बेटा है स्पेशल पर्पस व्हीकल, मींस स्पेशल पर्पस व्हीकल एज डिफाइंड इन। जी बेटा, सवाल था सर, ये कंपनी ऑर्डिनेंस सर 1984 था ना, अब ये 2017 के ऊपर से चेंज हो गया, वो वाला ऑब्सोलीट हो गया सर 1984। मैं बेटा यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो बेटा पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था ना बेटा, जी जी अब उसको हम कंपनीज एक्ट 2017 कहेंगे। अब जहां पर भी आप डेफिनेशन के कंटेक्स्ट में बेटा पढ़ेंगे ना, तो रेफरेंस आएगा बेटा कंपनीज एक्ट 2017 का। ठीक सर। हाँ जी बेटा, ठीक सर, समझ गया सर, थैंक यू। हाँ जी। नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन है स्पेशल पर्पस व्हीकल की ना। हाँ ये बेटा अब हम थोड़ी सी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमने वो डेफिनेशन अपना जो है ना वो पार्ट 3 बेटा शुरू करना है इंशाल्लाह। जी सर, अभी आप सवाल कोई मत लें, आप पढ़ाते जाएं ताकि हम आगे बढ़ें, और एंड पे सवाल ले लीजिएगा प्लीज। थैंक यू। जी ठीक, ये बेटा ज्यादा बेहतर है जी। हाँ जी, ये बेटा स्पेशल पर्पस व्हीकल बेटा मींस स्पेशल पर्पस व्हीकल एज डिफाइंड इन दी एसेट बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन रूल्स 1999 है। इसमें सिर्फ आपने बेटा वो रूल्स का रेफरेंस याद रखना है, और इसमें कोई खास चीज नहीं है। आगे बेटा है स्पेसिफाइड jurisdiction means any jurisdiction which has committed to automatically exchange information under the common reporting standard with Pakistan. Specific jurisdiction means any jurisdictions which has committed to automatically exchange information under the common reporting standard with Pakistan. ये बेटा स्पेसिफाइड जुरिस्डिक्शन और अनस्पेसिफाइड जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन बेटा नहीं आएंगे कि ये कुछ हमने इंटरनेशनल ट्रीटीज की हैं जिसके जरिए हम कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना वो विद अदर कंट्रीज जो है ना वो एक्सचेंज करेंगे। जी नेक्स्ट बेटा हमारी डेफिनेशन है स्टॉक फंड की, मींस ए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और ए म्यूचुअल फंड where the investable funds are invested by way of equity shares in companies to the extent of more than 70% of the investment है। ये बेटा स्टॉक फंड की डेफिनेशन है, सिंपल सी, इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बेटा नहीं है। मींस ए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। एजी खान प्लीज माइक बंद कर लें अपना, मेहरबानी करें यार, हमें कुछ एथिक्स सीख लेने चाहिए, सर पढ़ा रहे हैं। Stock fund beta definition means a collective investment scheme or a mutual fund where the investable funds are invested by a way of equity shares in companies to the extent of more than 70% of the investment. ये बेटा simple definition है, इसमें कोई important चीज नहीं है। Next बेटा थोड़ी important definition है stock and trade की, इसको हमने बेटा पहले भी डिस्कस किया है, इसको हम दोबारा थोड़ा डिस्कस करते हैं। स्टॉक एंड ट्रेड मींस एनीथिंग प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड, परचेज्ड और अदरवाइज acquired for manufacture, sale, exchange and any materials or supplies to be consumed in the production or manufacturing process, but does not include stocks or shares। कि वो बेटा स्टॉक एंड ट्रेड में वो सारी चीजें आएंगी जो बेटा आप रूटीन में सेल परचेज कर रहे हैं, या अगर आपका कोई प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का है जिसमें आप अनअसेंबल्ड चीजें बेटा इंपोर्ट करते हैं या लोकल मार्केट से खरीदते हैं, और आफ्टर असेंबलिंग या आप उसकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आगे बेटा आप उसको मार्केट में सेल कर देते हैं, तो ये बेटा सारी चीजें स्टॉक इन ट्रेड कहलाएंगी। लेकिन इसके अंदर सिर्फ वो दो चीजें कह रहा है कि जो आपके शेयर्स हैं या जो आपके स्टॉक्स हैं वो स्टॉक इन ट्रेड का हिस्सा नहीं होंगे।
यानी अगर आपने किसी कंपनी से बेटा शेयर परचेज किए हुए हैं तो वो आपके स्टॉक इन ट्रेड में नहीं होंगे। स्टॉक इन ट्रेड में बेटा वो फिजिकली चीजें होंगी जो आप रूटीन में सेल परचेज कर रहे हैं या आप अनअसेंबल्ड मंगवा रहे हैं जिसकी आपने आगे बेटा मैन्युफैक्चरिंग करके तो आगे मार्केट में सेल करनी है। ये कुछ कंपनीज बेटा ऐसी होती हैं कि उनका स्टॉक इन ट्रेड अपेरेंटली बहुत थोड़ा होता है लेकिन उनका टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पे कुछ कंपनीज हैं बेटा वो बाहर से चाइना से फॉर एग्जांपल ये टाइल इंपोर्ट्स करते हैं, सिरेमिक्स का बाकी सामान बेटा इंपोर्ट करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स की आजकल बेशुमार चीजें आप मार्केट में देखते हैं वो बेटा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जो ही उनका कंटेनर आता है तो वो बेटा फौरन आगे मार्केट में उनके पास पहले ही बंदे मौजूद होते हैं बायर्स, उनको वो बेटा बल्क में स्टॉक जो है ना और पार्ट्स में जो है ना वो फौरन दे देते हैं। आप उनका फिजिकली शॉप को विजिट करेंगे तो वहां पे स्टॉक इन ट्रेड बेटा थोड़ा होगा लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर्स उनका बेटा टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। यानी वो बहुत सारी चीजें अनडॉक्यूमेंटेड बेटा मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। हाँ, नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन है टैक्स की। टैक्स मींस एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर चैप्टर 2 एंड इंक्लूड्स एनी पेनल्टी, फी और अदर चार्ज or any sum or amount leviable or payable under this ordinance। इसको मैं बेटा दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि टैक्स की डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या है। जनरल तो हम बेटा कहते हैं कि ये आपकी लीगल और फाइनेंशियल एक ऑब्लिगेशंस है दैट ए सिटीजन हैज टू पे टुवर्ड्स हिज स्टेट ना। तो बेटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स की डेफिनेशन क्या है? मींस एनी टैक्स इम्पोज्ड under chapter 2 and includes any penalty, fee or other charge or any sum or amount leviable or payable under this ordinance is called tax। आगे बेटा taxable income क्या है? means taxable income as defined in section 9 of income tax ordinance 2001। ये बेटा जो सेक्शन का रेफरेंस है ये बड़ा जरूरी है, ये आपने बेटा ज़हन में रखना है कि टैक्सेबल इनकम मींस दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये बेटा बड़ी जरूरी है, इसका रेफरेंस आपने बेटा ज़हन में रखना है। आगे बेटा डेफिनेशन आ जाती है टैक्स पेयर की। टैक्स पेयर मींस एनी पर्सन हु डिराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस and includes any representative of a person who derives an amount chargeable to tax under this ordinance, b any person who is required to deduct or collect tax under part 5 of chapter 10 and chapter 12। आगे नेक्स्ट है बेटा any person required to furnish a return of income और पे टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अब टैक्स पेयर की बेटा डेफिनेशन है, एक तो वो शख्स जो कोई इनकम डिराइव कर रहा है और वो शख्स बेटा जो इस ऑर्डिनेंस के तहत हम रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर कर देते हैं। अगर किसी बिजनेस का ऑनर ट्रेसेबल नहीं है या वैसे ही वो नॉन रेजिडेंट है तो फिर बेटा उसका हम रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करेंगे जो उसका किराया वगैरह वसूल करता है, उसके बिजनेस प्रिमिसेस को मेंटेन करता है, सुपरवाइज करता है, तो वो उसको बेटा हम रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव भी जो इस लॉ के तहत होगा वो भी टैक्स पेयर कहलाएगा। और वो पर्सन जो इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स, जिसने कोई विदहोल्डिंग टैक्स काटना है, वो भी बेटा टैक्स पेयर कहलाएगा एज पर डेफिनेशन ऑफ टैक्स पेयर। नेक्स्ट बेटा टैक्स ट्रीटी है, मींस एन एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सेक्शन 107। जो 107 सेक्शन का रेफरेंस आपने ज़हन में रखना है।
आगे बेटा आएगा ये डेफिनेशन है हमारी टैक्स ईयर की, टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये 4 डेफिनेशंस हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बेटा पहली डेफिनेशन है हमारी टैक्स ईयर्स की, मींस द टैक्स ईयर्स एज डिफाइंड बिलो। द टैक्स ईयर्स शैल बी ए पीरियड ऑफ 12 months एंडिंग ऑन द 30th day of June। पहला पॉइंट बेटा क्या है, टैक्स ईयर्स शैल बी ए पीरियड ऑफ 12 months कि टैक्स ईयर बेटा 12 माह के ऊपर मुश्तमिल होगा। वो 11 माह पर या 13 माह पर या 12.5 माह पर नहीं होगा, बल्कि 12 months पर मुश्तमिल होगा। एंडिंग ऑन द 30th day of June, इसका बेटा इख्तिताम 30 जून को होगा। हेयरइन रेफर्ड टू एज नॉर्मल टैक्स ईयर्स एंड शैल subject to subsection 3 be denoted by the calendar years in which the said date falls। कि कैलेंडर ईयर्स में बेटा वो जो डेट फॉल करेगी उसके नाम से हम इसका नाम रखेंगे। जैसे मैंने आपको बेटा एग्जांपल दी है कि टैक्स ईयर 2021 का क्या मतलब होगा, जो 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का जो पीरियड है, ये बेटा टैक्स ईयर 2021 कहलाएगा। कैसे? एज पर डेफिनेशन ऑफ टैक्स ईयर अंडर सब सेक्शन 68। एक तो 12 माह पर मुश्तमिल है, दूसरा बेटा जो इसका एंडिंग है वो एंडिंग डेट 30 जून होनी चाहिए, और जो कैलेंडर ईयर जिसमें ये क्लोज हो रहा है उसके नाम से बेटा इसका नाम होगा। नेक्स्ट बेटा आगे है जी, वेयर ए पर्सन इनकम ईयर अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर्स। वो बेटा पुरानी बात कर रहा है कि जो रिपील्ड ऑर्डिनेंस है 1979 का, उसमें इनकम ईयर में और असेसमेंट ईयर में फर्क होता था। टू यूज ए 12 months period different from normal tax years, such income year or such period shall be that person's tax years herein after referred to as special tax years and shall subject to subsection 3 be denoted by the calendar years relevant to normal years in which the closing date of the special tax years falls। कि ये पुरानी बेटा वो जो 1979 का बेटा ऑर्डिनेंस है उसके कंटेक्स्ट में बात कर रहा है कि वो वहां पे असेसमेंट ईयर में और टैक्स ईयर्स में ये फर्क होता था। अब वो कंसेप्ट बेटा यहाँ पे जो है ना वो देने की जरूरत नहीं है, वो चूंकि अब रिपील्ड ऑर्डिनेंस है तो अब हमारा फोकस जो है ना वो बेटा होगा नॉर्मल टैक्स ईयर पर। तो नॉर्मल टैक्स ईयर इज असेसमेंट ईयर और वो 12 माह पर मुश्तमिल होगा, एंडिंग 30 जून होगा। ये कंसेप्ट बेटा है। आगे बेटा एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर्स को हम देखते हैं, वेयर द टैक्स ईयर्स ऑफ ए पर्सन चेंजेस as a result of an order, the period between the end of the last tax years prior to change and the date on which the changed tax years commences shall be treated as a separate tax years to be known as the transitional tax year। ये बेटा थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Where the tax year of a person changes as a result of an order, the period between the end of the last tax year prior to change and the date on which the changed tax year commences shall be treated as a separate tax year to be known as the transitional tax years। इसमें वो बेटा ये बात कर रहा है कि अगर किसी का कोई स्पेशल ऑर्डर हुआ है तो उस ऑर्डर में बेटा जो उसका टैक्स ईयर एक क्लोजिंग टैक्स ईयर हम कंसीडर करेंगे पीरियड को, और जो नेक्स्ट पीरियड का
स्टार्ट होगा, वो जो दरमियान वाला गैप है उसको बेटा वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नाम दे रहा है। प्रैक्टिकली वैसे मतलब इन प्रैक्टिस ये चीज जो है ना वो बेटा नहीं है, क्योंकि इन प्रैक्टिस जो है वो हमारा टैक्स ईयर का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। टैक्स ईयर ही आपका बेटा जो है ना वो असेसमेंट ईयर है, जो कि 12 मंथ पर मुश्तमिल है। उसके अंदर जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसको जो है ना वो हम लीगली अमेंड करेंगे, या उसकी आप जो है ना वो अपनी रिटर्न जो है ना वो जमा करवाएंगे। नेक्स्ट बेटा आगे डेफिनेशन है टोटल इनकम की, मींस टोटल इनकम एज डिफाइंड इन सेक्शन 10। आगे बेटा ट्रस्ट मींस ए ट्रस्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 80, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है बेटा सेल्स का। टर्नओवर मींस टर्नओवर एज डिफाइंड इन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 113। ये बेटा सेक्शन 113 में जो है ना वो टर्नओवर को डिफाइन किया गया है, सेल्स को, एक सेक्शन 113 में। आगे बेटा है अंडरलाइंग ओनरशिप मींस एन अंडरलाइंग ओनरशिप एज डिफाइंड इन सेक्शन 98। ये भी उसका सिर्फ आपने रेफरेंस याद करना है। आगे बेटा यूनिट्स मींस यूनिट्स इन ए यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट मींस ए यूनिट ट्रस्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 80। यहाँ पर भी बेटा आपने सिंपल रेफरेंस जो है ना वो याद करना है सेक्शन 80 का, कि यूनिट ट्रस्ट मींस है। आगे बेटा अनस्पेसिफाइड jurisdiction means a jurisdiction which is not a specified jurisdiction is called unspecified jurisdiction। specified jurisdiction में है जहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक्सचेंज करेंगे, और अनस्पेसिफाइड जो मतलब है उसमें मेंशन्ड नहीं है वो बेटा अनस्पेसिफाइड jurisdiction जो है ना वो कहलाएगी। सेकंड लास्ट बेटा डेफिनेशन है वेंचर कैपिटल कंपनी की, एंड वेंचर कैपिटल फंड shall have the same meanings as are assigned to them under the non-banking finance companies established and regulation rules 2003। ये बेटा सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इतनी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आखिरी ये बेटा डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, कंसेप्चुअली भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी शायद अल्लाह करे वो पूछ ले। ये बेटा विसल ब्लोअर मींस ए पर्सन हु रिपोर्ट्स concealment or evasion of income tax leading to detection or collection of taxes, fraud, corruption or misconduct to the competent authority having power to take action against the person or an income tax authority committing fraud, corruption, misconduct or involved in concealment or evasion of taxes। ये बेटा एक important definition है विसल ब्लोअर की, कि अगर कोई पर्सन टैक्स अथॉरिटीज को किसी टैक्स पेयर के रिलेटेड या इवन टैक्स की किसी अथॉरिटीज के रिलेटेड वो बताता है कि जिसने कोई कंसीलमेंट की हुई है या फ्रॉड किया हुआ है या ये करप्शन कर रहा है या ये मिसकंडक्ट कर रहा है, तो वो बेटा जो प्रोवाइडर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड विसल ब्लोअर। यहाँ पर बेटा इट्स ओवर ऑफ आवर डेफिनेशंस बेटा। तो 1 मिनट की हम बेटा ब्रेक करते हैं, मैं पानी पी लूं, तो फिर बेटा हम क्वेश्चन आंसर जो है ना वो करते हैं, और आखिर में अगर आप अलाउ करेंगे तो फिर हम 1-2 सेक्शन जो है ना वो पढ़ लेते हैं। वो शुरू में अतीक ने कहा था कि सर आप क्लास ऑफ कब करेंगे, मैंने उसको 9 बजे का टाइम दिया था, लेकिन आज बेटा हम चूंकि थोड़ा सा शुरू लेट कर सके हैं, वो 10-15 मिनट हमारे शुरू वाले ज़ाया हुए हैं, तो मैं वो चाह रहा हूँ कि चलो हम उसका लीवरेज लेके ना तो एक आध डेफिनेशन जो है ना वो हम अपने मेन एरियाज की बेटा शुरू कर लेते हैं। आप बेटा अपने क्वेश्चन नोट कर ले, मैं सिर्फ 1 मिनट में बेटा पानी पी के आपको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है सर, ओके। अच्छा सर, मेरा ख्याल है सर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन रख लें, वो बाकी जो है सर कल से स्टार्ट कर लीजिएगा। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है सर, ऐसा कर लें सर।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार प्लीज थोड़ा क्लियर करिएगा इस बारे में भाई, इसको रट्टा मारना है कि सिर्फ समझना है डेफिनेशंस को? भाई जहाँ पे सर वो कहते हैं कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है उसको तो फिर समझना ही पड़ना है, बाकियों को तो रट्टे ही मारना है। सेक्शन ऐसे तो आप उसमें समझने वाली बात है कोई नहीं। पेपर वैसे रट्टे रट्टे के ऊपर ही वो यानी फॉल कर रहा होता है हमारी ना, कोई सेक्शंस को तो रट्टा ही मारना पड़ेगा। जी जी बेटा जी बेटा एनी क्वेश्चन अब बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर ये प्रॉफिट ऑन डेट जो है सर, इसको हमें इंटरेस्ट भी कह सकते हैं कि ये इंटरेस्ट होगा? जो भी लीगल पर्सन है वो कोई डेट जैसे लेता है बैंक से तो उस पे वो प्रॉफिट देगा, वो बैंक को प्रॉफिट देगा इन शेप ऑफ इंटरेस्ट? जी बेटा वो बेटा जो बेटा लीगल पर्सन है वो बेटा अपने लोन के ऊपर जो बैंक को इंटरेस्ट देगा तो वो बेटा उस लीगल पर्सन के तो एक्सपेंडिचर में शामिल हो जाएगा ना, वो बेटा बैंक की इनकम में शामिल होगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे थोड़ा ये समझ नहीं आई, नॉर्मल टैक्स ईयर और सर स्पेशल टैक्स ईयर, सर इसको काइंडली अगर आप थोड़ा सा रिपीट कर, और ट्रांजिशनल। जी बेटा हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें बेटा ये रिक्वेस्ट है कि आपने जो सिंपल बेटा कंसेप्ट ज़हन में रखना है ना, वो आपने बेटा रखना है नॉर्मल टैक्स ईयर का ना। नॉर्मल टैक्स ईयर बेटा अभी आपके जो फाइनेंशियल ईयर है बेटा दैट इज कॉल्ड वन टैक्स ईयर, दैट कंसिस्ट्स ऑफ 12 मंथ, 12 माह के ऊपर बेटा मुश्तमिल होगा। एक आपका जो माली साल है जो 1 जुलाई किसी भी साल से आप 1 जुलाई 2020 ले लें एग्जांपल के तौर पे, अभी जो रिसेंट हमारा बेटा क्लोज हुआ है, ये बेटा 30 जून 2021 तक का जो पीरियड है ये बेटा एक नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाएगा। इसको हम बेटा कहेंगे टैक्स ईयर 2021 कि जो इसका एंडिंग 30 जून का जो नाम है बेटा वो इस पूरे टैक्स ईयर को इंडिकेट करेगा। यानी जब मैं किसी भी टैक्स पेयर की स्टेटमेंट देखूंगा तो टैक्स ईयर 2021 मीन्स ही ये होगा कि जो बेटा जुलाई 2020 से शुरू होकर 30 जून 2021 वो बेटा उसका क्लोजिंग पीरियड होगा। यानी जो एंडिंग है वो बेटा होगा जो एंडिंग जून होगा वो बेटा उसका आप नोमेनक्लेचर कह रहे हैं। ये बेटा आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है ना। अब बेटा जो स्पेशल टैक्स ईयर है ये बेटा जो आपकी शुगर मिल्स हैं इनका बेटा टैक्स ईयर जो है ना वो दूसरे बिजनेस से डिफरेंट होता है। ये 1 अप्रैल से लेकर बेटा इनका 30 मार्च तक जो है ना वो इनका फाइनेंशियल ईयर होता है शुगर इंडस्ट्री का। ऐसे ही जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं इनका बेटा 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक माली ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलते हैं। लेकिन आपने बेटा जो है वो जो नॉर्मल टैक्स ईयर का कंसेप्ट है वो बेटा ज़हन में रखना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर आजकल ये न्यूज़ में आ रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं फेडरल शौकत तरीन वो बिजनेस कम्युनिटी से मीटिंग कर रहे हैं, उसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा है कि हम थर्ड पार्टी ऑडिट को इंश्योर करेंगे, वो समझा दे काइंडली क्या है। शाबाश। वो बेटा एक इशू ये है कि अनफॉर्चुनेटली ना हमारे यहाँ बेटा चूंकि इम्पोर्टेड लॉज चलते हैं ना, हमारा ये 2001 का भी बेटा सारा इम्पोर्टेड लॉ है। मतलब हम ग्राउंड रियलिटी से हट के जो है ना वो एक अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अभी वो बेटा कंपनीज का ये कह रहे हैं कि कंपनीज का ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं करेगा, कि जो रजिस्टर्ड चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं जो फर्म्स हैं चार्टेड अकाउंटेंसी की उनको डिपार्टमेंट हायर करेगा कि वो इनका जो है ना वो ऑडिट करेंगी, यानी डिपार्टमेंट ऑडिट नहीं करेगा।
गवर्नमेंट जो है ना वो करंट गवर्नमेंट ये चाह रही है कि डिपार्टमेंट ऑडिट नहीं करेगा बल्कि थर्ड पार्टी को हायर करेंगे, उसको मुआवजा देंगे। वो जो एक ही दफ्तर में बैठकर बिजनेस करते हैं ना, वो बैठ के वहां पर ही ऑडिट करेंगे। ये एक अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब गवर्नमेंट ये करना चाह रही है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या बनाते हैं। डिपार्टमेंट क्या सर इस कैपेबल ही नहीं है कि वो ऑडिट करे? उसमें बेटा देखें, आप बड़ा अच्छा बेटा क्वेश्चन कह रहे हैं, लेकिन बेटा डिपार्टमेंट की देखो, डिपार्टमेंट क्या है, पहले तो हम डिपार्टमेंट को डिफाइन करेंगे ना कि अल्लाह करे आप डिपार्टमेंट का हिस्सा बने। तो कोई भी बेटा डिपार्टमेंट जो है ना वो बेटा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो डिपार्टमेंट में अगर इश्यूज हैं तो डिपार्टमेंट की आप कैपेसिटी बढ़ाएं ना जी। डिपार्टमेंट के अंदर पढ़े लिखे लोग, अब माशाल्लाह आप आएंगे तो आपकी तादाद बेटा बढ़ाएं ना। इन्होंने बेटा 94 में पहले रिक्रूटमेंट की, उसके बाद 2013 में की, 16 में की, यानी 25 साल के बाद आप बेटा ऑन ग्राउंड देखे ना कि बिजनेस वॉल्यूम कितना बढ़ गया है, बिजनेस नेचर कितनी चेंज हो गई है। आपने मैट्रिक पढ़े लिखे पुराने बंदे जो मतलब कंप्यूटर देख नहीं सकते, कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते, और डिपार्टमेंट की कैपेसिटी मतलब आपने बढ़ाई नहीं है, तो मतलब आप कैपेसिटी बढ़ाने की बजाय आप कह देंगे कि जी अब अगर आप हायर बंदे प्राइवेट बंदे को हायर करेंगे तो डेफिनेटली उसको भी तो मुआवजा देना है ना। उसकी बेटा क्रेडिबिलिटी क्या होगी? डिपार्टमेंट के अंदर तो बेटा एक ऑफिसर ऑर्डर करता है ना, तो वो सारी जिंदगी उसके हाथ से लिखा हुआ ऑर्डर एज ए रेफरेंस यूज होता है महकमे में कि फलां ऑफिसर ने ये ऑर्डर किया था, अच्छा किया था या बुरा किया था। उसके बकायदा सिग्नेचर होते हैं। वो अगर अदालत में ऑर्डर पेश होता है तो अदालत ऑफिसर को भी बुला सकती है, उस ऑफिसर की ऑनरशिप है उस ऑर्डर के ऊपर। तो प्राइवेट पर्सन की बेटा क्या ऑनरशिप है? ये जो प्राइवेट ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, इसमें अमूमन ये भी होता है कि वो जो कंपनी जिसकी ऑडिट करते हैं उसके जो रजिस्टर फर्म वाले जो जानने वाले होते हैं उसको बुला लेते, उसको बताते कि क्या क्या चीज आपने रिपोर्ट में लिखनी है, और वो जो वो मुंह बोले फिर उसको फीस दे देते। तो पर वो जो आप कह रहे हैं उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होता। उसकी बेटा क्रेडिबिलिटी क्या होगी ना? आपने तो कोशिश ये करनी है, मतलब मैं डिपार्टमेंट को या किसी बंदे को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, एज ए सिटीजन ऑफ दिस स्टेट हमने ये देखना है कि मुल्क के लिए क्या चीज बेहतर है। अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका बेटा टर्नओवर बिलियंस ऑफ रुपीज है, अगर उसका ऑडिट करना है तो वो कौन ऑडिट करेगा? ऑडिट तो हमेशा सरकारी इदारे को करना चाहिए। उसकी आप उसकी कैपेसिटी को बेहतर करें, उसके अंदर अच्छे बंदे लेकर आए। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकेगी क्या? डेफिनेटली बेटा उसकी बेटा अकाउंटेबिलिटी भी अनक्वेश्चनेबल है, और दूसरा बेटा उसकी जो है वो क्वालिटी बेटा कौन मेजर करेगा? हु विल मेजर क्वालिटी? सही यानी अकाउंटेबिलिटी उसकी चेक हो गया, उसकी सुपरविजन, उसकी ओवरसी। ये सारे इंटरनल ऑडिट की बात आप कर रहे हैं जो होगा थर्ड पार्टी, ये इंटरनल ऑडिट नहीं बेटा, ये इंटरनल ऑडिट नहीं होगा, ये बेटा उसके टैक्स अफेयर्स का ऑडिट होगा। इंटरनल ऑडिट तो बेटा डिपार्टमेंट करता है। अच्छा ठीक है। हमारे बेटा डिपार्टमेंट के अंदर ही एक विंग बना हुआ इंटरनल ऑडिट का, जो आके हमारी बहुत सारी चीजें ऑफिशियल वे में चेक करते हैं। अच्छा सर, ये काइंडली बताइएगा। वो बेटा है टैक्स अफेयर्स ऑडिट का ना। ठीक है, ठीक। ये साल की उसकी बिजनेस एक्टिविटी है, उसका ऑडिट जो है ना वो अब डिपार्टमेंट थर्ड पार्टी के जरिए करवाना चाह रहे हैं। सर ये बताइएगा जो FBR है ये सर किस मिनिस्ट्री के साथ अटैच डिपार्टमेंट है? ये बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की बेटा सुपरविजन में काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का बेटा रेवेन्यू डिवीजन जो है ना वो FBR को डील करता है। तो सर जब हम इसके अंदर पॉइंट होंगे एज अ इंस्पेक्टर, तो हम जो सा एज अ सेक्शन ऑफिसर आगे फ्यूचर में जा सकते हैं? वो बेटा आप जो है ना वो डेपुटेशन पे जा सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। पहले तो आप बेटा रेवेन्यू डिवीजन के यानी FBR के पे रोल पे होंगे ना। जी जी। फिर बेटा आप डेपुटेशन पे जो है ना वो जा सकते हैं। सर ये डेफिनेशन नंबर 50 पूछनी थी मैंने, रेसिडेंट कंपनी। जी जी।
सर इसकी जो डेफिनेशन सी है, इट इज ए प्रोफेशनल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, ये नहीं समझ में आया, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये बेटा हमने पहले भी बात की ना कि जब हमने शुरू में पहले कंपनी को बेटा डिफाइन किया था तो उस वक्त हमने बेटा कहा था कि जो प्रोविंशियल या फेडरल या लोकल गवर्नमेंट है वो बेटा कंपनी कहलाती है ना, एज पर कंपनी डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ना। तो यहाँ पर वो बेटा यही कह रहा है कि जो ऊपर उसने रेजिडेंट की बता दिया, नीचे उसने कहा कि जो प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान है वो बेटा रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है सर, सिंपल बेटा है जी। वालेकुम सलाम बेटा। सर काइंडली बताइएगा जो सिलेबस अनाउंस हुआ है वो शेयर कर दें। हाँ वो बेटा सिलेबस जो अभी मियां साहब ने आज मेरे साथ शेयर किया था वो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उस हवाले से तैयारी मुकम्मल है। उसमें बेटा ये आपका आप नोट कर लें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बेटा चैप्टर 3 है, ये सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 65G तक बेटा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बेटा सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 65G तक, और आगे बेटा जो पार्ट 4 है चैप्टर 10 का रिकवरी वाला, यानी वो सेक्शन 137 से लेकर सेक्शन 146 तक जो रिकवरी के रिलेटेड हमारा एक चैप्टर है वो ये बेटा दो एरियाज हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 137 से 140 कहाँ से सर? जो रिकवरी वाला है 137 से 137 से लेकर बेटा 146 तक। 137 से लेकर बेटा 146 तक। सही सर। हाँ ये बेटा रिकवरी वाला एक पार्ट, और सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 65G तक। हाँ ये बेटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पोर्शन है, और बाकी बेटा सेल्स टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज एक्ट ये बेटा सारा है, और जो FPR एक्ट है उसके अंदर जो बेटा फंक्शंस हैं FPR के वो मतलब शामिल होंगे। तो वो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी जो है ना वो रेडी करके मियां साहब को भेज दी हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो है ना वो होपफुली जल्दी हमारी अब किताब भी मार्केट में इंशाल्लाह ताला आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा फर्स्ट डे आज है क्लास का, तो काइंडली बता दें आपने नोट्स वगैरह या कोई बुक रिकमेंड या कुछ मटेरियल या किस तरह हमने सर प्रिपरेशन करनी, प्लीज। थैंक यू। ठीक है, एक तो बेटा वेलकम, आप पहले दिन आए, आपने कुछ बेटा इंपॉर्टेंट चीजें मिस की, तो बेटा हमारी जो एक डेमो क्लास पड़ी हुई ना यूट्यूब पे वो बेटा कोशिश करें एक आध दफा जरूर सुने आप ना। जी सर। एक चीज तो ये हो गई बेटा। दूसरे नंबर पे आप बेटा ये नोट कर लें कि हमने बेटा जो है अभी एक ग्रुप में शेयर हुई है डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 2 है बेटा, ये हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 2 जिसके अंदर बेटा हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं। जी सर। हाँ जी, ये और आगे बेटा हमने कल हम इंशाल्लाह ताला सेक्शन 9 ये बेटा अभी आप कोऑर्डिनेटर से सारे लोग डिस्कस कर लें, वो आपको शेयर भी कर देता है कि सेक्शन 9 हम कल शुरू करेंगे, सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जी सर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है सर। थैंक यू बेटा हम एक सर ये सिर्फ 1 मिनट बेटा मैं उसको बेटा बता लूं, फिर आप बेटा नोट कर लें। सेक्शन 9 बेटा ये शुरू होता है टैक्सेबल इनकम से। जी सर। सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, ये बेटा हम कल शुरू करेंगे। ये बेटा सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 65G तक, राइट। ये हमारा बेटा एक एरिया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। और फिर हमारा जो रिकवरी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वाला है वो बेटा है हमारा सेक्शन 137 से लेकर सेक्शन 146 तक। जी सर, बेहतर। हाँ ये बेटा सारा हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एरिया होगा, और बेटा सेल्स टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज एक्ट ये बेटा सारा होगा। राइट सर, राइट। हाँ सर तो सिर्फ ये चीजें भी हम आपसे पहले शेयर करेंगे
और इंशाल्लाह ताला हमारी अपनी किताब भी बेटा आ रही है मार्केट में जल्दी। तो अभी आपसे बेटा ये रिक्वेस्ट है, जो आप नए आए हैं, आपने बेटा एक तो वो जो हमारे 2 डेमो लेक्चर्स हैं वो आपने बेटा कोशिश करनी है कम से कम 2 दफा सुनने हैं। सर वो इस वक्त कर मैंने लेंगे बेटा बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो अपनी तरफ से कोशिश की है कि आसानी से शेयर किए जाएं आपसे ना सारे लोगों से। दूसरे नंबर पे ये जो बेटा हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इनके ऊपर हमने बेटा 3 दिन लगाए हैं, काफी मेहनत की है। तो ये बेटा इनको आपने पढ़ना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये दीज डेफिनेशंस आर कॉल्ड फाउंडेशन कोर्स। राइट सर। ये बेटा हमारा फाउंडेशन कोर्स भी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। तो लास्ट क्वेश्चन बेटा किसी के ज़हन में है तो वो सर काइंडली जी अस्सलाम वालेकुम सर। रॉयल्टी का कांसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करा दें। जी बेटा। सर स्पेशल जुरिसडिक्शन का भी बता दें प्लीज। जी बेटा स्पेशल जुरिसडिक्शन बेटा जिसमें बेटा ये हमने इंटरनेशनल ट्रीटी की है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक्सचेंज करेंगे, तो वो स्पेशल जुरिसडिक्शन कहलाता है, स्पेसिफाइड जुरिसडिक्शन। और जिसमें बेटा वो नहीं है वो अनस्पेसिफाइड जुरिसडिक्शन कहलाता है। और इसके अलावा बेटा और कुछ चीज है सर प्लीज ये रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, रॉयल्टी बेटा बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। जैसे आपका कोई अजीज है वो बेटा पंजाब कॉलेज की एक फ्रेंचाइज ले लेता है अपने टाउन में जी, तो उनको बेटा वो मंथली पे करता है। जैसे ये सुपीरियर कॉलेज वाले फ्रेंचाइज दे देते हैं, आप बेटा अपने शहर में मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज ले लेते हैं, आप बेटा उनको उनकी रेप्यूटेशन, उनकी रेप्यूट के नाम पर, उनके ट्रेडमार्क के नाम पे जो बेटा आप उनको लमसम या एक फिक्स बेटा देते हैं ना, कमीशन कह लें, उसको बेटा रॉयल्टी कहते हैं। ठीक सर, थैंक यू। आप अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन था ऑनरशिप, आप बेटा उनकी ऑनरशिप को यूज कर रहे होते हैं फॉर टाइम बीइंग। सही सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्स पेयर जो है वो भी है जो कि बंदा टैक्स के डॉक्यूमेंट्स को डील कर रहा है, जो किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहा है एज ए मैनेजर या कोई। जब सर अगर उसने कोई टैक्स के अंदर कुछ गलत किया है या गलत एंट्री किया है तो सर जब पेनल्टी होती है तो वो ऑनर को होगी कि उस टैक्स पेयर ये जो मैनेजर है वो उसको होगी? नहीं बेटा उसमें या दोनों? ये ना कि जो उसमें बेटा जो किसी टैक्स फर्म के अंदर जो एम्प्लॉई है वो तो बेटा पेनल्टी तो एक्चुअली होगी टैक्स पेयर को होगी ना, जो बेटा एम्प्लॉई। सर यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि टैक्स पेयर जो मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स को डील कर रहा है या जो सबमिट करवा रहा है वो भी टैक्स पेयर है, जैसे डेफिनेशन में लिखा है। यहाँ पर बेटा टैक्स पेयर की डेफिनेशन में वो आ रहा है who collect or deduct tax है। यहाँ पर ये बेटा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि अगर कोई सब रजिस्ट्रार है उसने बेटा जमीन का इंतकाल करना है तो बेटा वो 236K का चालान देख के इंतकाल करना है। ठीक हो गया सर। यहाँ पे बेटा टैक्स पेयर का मतलब वो है को जिसने जो कलेक्ट करना है। जैसे अब बैंक में जो बंदा बैठा हुआ है जिसने वो CPR जनरेट करना है तो उसने बेटा पेमेंट कलेक्ट करनी है ना ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर बेटा मुराद ये है। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी बेटा। सर ये जो अलाउएबल एक्सपेंडिचर है सर, हम इसकी बात करते हैं सर, तो क्या इस पे हमें मतलब कोई टैक्स नहीं देना पड़ता? फॉर एग्जांपल मेरी इनकम है 8 लाख की सर, और उसमें सर उस साल में मेरा जो अलाउएबल एक्सपेंडिचर है वो 4 लाख का है, तो सर जो मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा सर वो 8 लाख पे देना पड़ेगा या 4 लाख पे? 4 लाख पे देना पड़ेगा। जो बेटा आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो तो बेटा माइनस हो जाएंगे ना। एक बेटा होती है ग्रॉस इनकम, जैसे ग्रॉस सैलरी होती है ना, एक आपकी बेटा इनकम होती है ना, उसमें से आप एक्सपेंडिचर्स माइनस करके बेटा फिर नीचे नेट इनकम निकलती है। नेट इनकम को आप बेटा टैक्सेबल इनकम कहते हैं, टैक्स उसके ऊपर लगता है, 4 लाख के ऊपर लगेगा बेटा। 4 लाख तो आपके एक्सपेंडिचर निकल जाएंगे, लेकिन वो बेटा आपने ज़हन में ये रखना है कि वो 4 लाख बेटा आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर होने चाहिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं। यानी आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आपने बेटा एक शॉप ली हुई है, उस शॉप का बेटा आप 20,000 रेंट दे रहे हैं,
आपने शॉप के ऊपर एक ऑफिस बॉय रखा हुआ है, उसको बेटा आप 12,000 या 14,000 मंथली सैलरी दे रहे हैं और उसका बेटा बिजली का बिल दे रहे हैं, यूटिलिटी का बिल्स, तो ये बेटा सारे आएंगे आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर आएंगे। लास्ट क्वेश्चन बेटा किसी के ज़हन में हो, फिर बेटा हम लीव करते हैं क्योंकि वो अतीक कॉलिंग कर रहा है, शायद आगे आपकी क्लास। जी सर, आपने कहा है कि YouTube पे कुछ लेक्चर्स 2 अपलोड हुए हैं डेमो वाले, तो उसमें भी ये सारी डेफिनेशंस कवर हुई नहीं है, मतलब वो देख ले। उसमें बेटा डेफिनेशंस कवर नहीं हुई, लेकिन उसमें बेटा हमने जो है ना वो सारे आपको बेसिक कंसेप्ट बताया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ना, कि रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, असेसमेंट कैसे होती है, रीअसेसमेंट कैसे होती है, रिफंड क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन से लेकर रिकवरी तक जो सारा बेटा प्रोसेस है ना, वो हमने बेटा डेमो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है सर। वैसे YouTube पे सर जो पहले 10 डेफिनेशंस है सर वो भी पड़े हुए हैं। हाँ, वो बेटा अगर वो भी पढ़े हुए हैं तो चलो वो भी फिर फायदा हो जाएगा स्टूडेंट्स को, वहां से देख लें बेटा। सर जो मिसिंग है डेफिनेशंस तो वो भी आप लोग अपलोड कर देना, मतलब कि जो हमारा रह गया है हम वो भी कवर कर लेंगे इस तरह से। हाँ, वो बेटा फिर मैं कोऑर्डिनेटर को करता हूँ रिक्वेस्ट, आप भी करेंगे जो बाद वाली हमारी डेफिनेशंस हैं कि वो भी अगर उधर शेयर कर देगा तो फिर चलो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, ख्याल रखना है, कल इंशाल्लाह ताला बेटा मुलाकात होगी। जी बेटा पूछें आप लास्ट क्वेश्चन बेटा। सर ये जो पेड अप कैपिटल है, ये इसका मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी हो सकता है ना? बिल्कुल बेटा वही होता है, पेड अप कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही होती है बेटा किसी कंपनी। अच्छा सर, ये जो लास्ट हमारी डेफिनेशन थी विसल ब्लोअर की, ये सर इसका क्या फ्रॉड का वो क्या बता रहे थे आप? ये बेटा विसल ब्लोअर किसी भी ऐसे पर्सन को कहते हैं जो बेटा टैक्स अथॉरिटीज को किसी कंसीलमेंट का, किसी टैक्स फ्रॉड के बारे में बेटा बताता है। ठीक हो सर, ये मीटिंग में लोकेशन ठीक नहीं है ओके सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू, अपना ख्याल रखना बेटा, दुआओं में याद रखना। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज।